गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स। ये आपके जो है इकोनॉमी के लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो बजट स्पीच हुई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए उनको पढ़ने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अब पहला तो इनिशिएटिव है आपका पीएम प्रणाम। ठीक है, तो इसमें तो जो आपको पता ही है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मोटिवेट करने वाली है, इंसेंटिवाइज करने वाली है, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बैलेंस्ड यूज़ हो सके। दूसरा है आपका भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। 10,000 ऐसे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे नेशनल लेवल पर, ताकि माइक्रो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो है वो यूज़ किया जा सके, उसको प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को इससे अगले 3 साल में बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे ही आपका एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड होगा, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस पर काम किया जाएगा। आपका अगला है कॉटन क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। इसमें गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे, ताकि कॉटन क्रॉप को जो है एनहेंस किया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको एनहेंस किया जा सके। उसके लिए पीपीपी जो है बेसिस पर जो है गवर्नमेंट क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच फॉलो करने वाली है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स। ऑफ कोर्स हैदराबाद में बनाया जाएगा ये, और इसको सेंटर ऑफ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया जाएगा, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, रिसर्च करना, टेक्नोलॉजीज बढ़ाना इंटरनेशनल लेवल पर ये काम किया जा सके। एग्रीकल्चर क्रेडिट को 20 लाख करोड़ तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज़ को भी फोकस रखा गया है। आपका अगला जो है वो है गोबर्धन स्कीम। ऑफ कोर्स वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे 500 न्यू अंडर गोबर्धन, ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी जो है हम क्रिएट कर सकें। फिर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी हैं कुछ। मिष्टी मिष्टी आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स है, जिसमें मैंग्रोव प्लांटेशंस को इंडिया के कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लैंड्स पर जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, ताकि उनको जो है वो मेंटेन भी किया जा सके। अब इसके लिए मनरेगा, कैंपा फंड और अदर सोर्सेज का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बनाए जा सकें, एफॉरेस्टेशन उसमें की जाएगी। अमृत धरोहर स्कीम, इसमें अगले 3 साल में जो है आपके वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज़ करना, बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करना, इसके ऊपर फोकस रखा जाएगा, ताकि वेटलैंड जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रामसर साइट्स में भी आइडेंटिफाइड हैं, उनको जो है हम उनकी प्रिजर्वेशन अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला है कि लगभग 38,000 टीचर्स के आसपास जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो है उनको हायर किया जाएगा। अब ये जो स्कीम है 1997-98 में जो है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एसटी चिल्ड्रन के लिए रिमोट एरियाज़ में लॉन्च की गई थी। स्टेट्स और यूटीज़ की जो है इसमें जो है उनको ग्रांट दी जाती है आर्टिकल 275 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स क्या होते हैं इसके? को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं आपके, और ये सेकेंडरी लेवल पर स्कूल्स होते हैं, मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, मतलब सेकेंडरी प्लस सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों पर स्कूल होते हैं। प्राइमरी पर नहीं होते हैं, याद रखना पॉइंट, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। लगभग 480 स्टूडेंट्स की इसमें कैपेसिटी होती है। सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो कि इन स्कूल्स को मैनेज भी करती है और एस्टैब्लिश भी करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 50% एसटी पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में, या हर ब्लॉक में, या फिर जहाँ पर लगभग 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन हो, वहाँ पर हर उस एरिया में जो है एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो खोला जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक न्यू सेविंग स्कीम अनाउंस की है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ताकि विमेन और गर्ल्स को बेनिफिट दिया जा सके। अभी एक डिपॉजिट फैसिलिटी है, लगभग 2 लाख का डिपॉजिट खोल सकेंगी विमेन और गर्ल्स अपने नाम पर 2 साल के लिए। इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है, और ये 2 साल तक की पीरियड के लिए ही सिर्फ ये स्कीम वन टाइम चलेगी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपर भद्रा प्रोजेक्ट। ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली 5300 करोड़ की ग्रांट जो है वो अप्रूव कर दी है अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। ये आपके मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, सेंट्रल कर्नाटका में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटी खरीफ सीजन में देने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। अब इसमें जो है लगभग जो है चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, दावणगेरे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहुँचाने का प्लान है। इसमें होगा क्या, तुंगा रिवर से उठाकर पानी जो है वो भद्रा रिजर्वायर लेकर जाया जाएगा और सेकंड स्टेज में भद्रा रिजर्वायर से टनल के थ्रू अजमपुरा में पानी लेके जाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2022 में नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस भी दे दिया था। अब तुंगभद्रा रिवर भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये एक सेक्रेड रिवर है साउथ सदर्न इंडिया की, जो कि आपके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहती है। एंशंट नेम इस रिवर का पंपा था। कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स से बनती है ये, तुंगा रिवर और भद्रा रिवर से। आपकी जो है वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप से जो है ओरिजिनेट होती है। तुंगभद्रा रिवर जो है वो ईस्ट में फ्लो होती है, कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। संगमेश्वरम टेम्पल भी जो है इसके कॉन्फ्लुएंस पे, तुंगभद्रा और कृष्णा के कॉन्फ्लुएंस पर जो है लोकेटेड है। हम्पी सिटी भी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर बनाई गई है। मेजर ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक कंट्री से एलिमिनेट किया जा सके। बेसिकली एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें हीमोग्लोबिन इफेक्ट होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसको हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, वो डेवलप होने लग जाते हैं बॉडी में, जिससे रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल शेप में होने लग जाते हैं, मतलब कटने लग जाते हैं। तो ये सिकल सेल्स जो है वो रिजिड और स्टिकी हो जाते हैं और ये इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। सिकल सेल डिजीज़ का जो है कॉज लगता है कि ये अभी तक सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन है, जिसको सिकल सेल जीन कहते हैं। अर्ली स्टेज में इसमें क्या होता है कि जो है जो आपका एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी, फसीनेस होगी। लेटर स्टेज में सिवियर पेन, कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ये ऑफ कोर्स अभी तक तो यही पता है कि ये एक इनहेरिटेड डिसीज़ है, तो या तो सिर्फ मदर से आ सकती है या फादर से आ सकती है। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, बोन मैरो या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ही इसका ओनली क्योर है। लेकिन आजकल ऐसे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जिससे अपने सिम्टम्स को रिलीव किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है और लाइफ को प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फेरी रोबोट, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पर यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेंडलियन सीड इंस्पायर्ड फ्लाइंग रोबोट बनाया है, जिससे पॉलिनेटर्स को रिप्लेस किया जा सकता है। आपके पॉलिनेटर्स होते हैं ना, बीज होते हैं, जो है आपके कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी पॉलिनेशन करते हैं। तो अब धीरे धीरे आपको पता है कि पॉलिनेशन पे जो है खतरा आ रहा है, क्योंकि बीज जो है वो मरती जा रही हैं। तो उनको एक फेरी रोबोट से रिप्लेस किया जा सकता है। ये लाइट को जो है रिस्पॉन्ड करके जो है ये चलेगा। तो मतलब इसको लाइट सोर्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो है शेप को हम जो है चेंज कर सकते हैं लाइट का यूज़ करते हुए, जैसे एलईडी का यूज़ करते हुए, लेज़र लेज़र बीम का यूज़ करते हुए। और ये नॉर्मली आपके विंड में ही फ्लोट करता रहेगा और आपको पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीजियम 137, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक सीजियम 137 कैप्सूल जो कि गुम हो गया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसको एक जो है स्पेशलाइज्ड डिटेक्शन इक्विपमेंट से जो है वो ढूंढ लिया गया है। उसकी रेडिएशन के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लिया गया है। सीजियम क्या होता है, एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सिल्वरी वाइट मेटल होता है, जो आपके रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड होता है, लेकिन ये बहुत ही रेडियो एक्टिव होता है। ये न्यूक्लियर फिशन से बनता है। इसकी हाफ लाइफ होती है 30.05 ईयर्स, मतलब जितना भी सीजियम है वो लगभग 30 साल में अपनी हाफ जो है वो जो है ओरिजिनल एक्टिविटी को खो देता है, ठीक है। अब ये अगर इसको टच कर लो तो ये बर्न्स या फिर एक्यूट रेडिएशन सिकनेस कर सकता है, और अगर इसको इंजेस्ट कर ले कोई तो उससे ऑफकोर्स कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंट बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि कस्टम ड्यूटी जो है, जो कार्बन सीड्स यूज़ किए जाते हैं लैब ग्रोन डायमंड बनाने के लिए, उस पर जो है कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा। तो ऑफकोर्स एक माइक्रोवेव, अभी बनते कैसे हैं लैब में डायमंड्स, तो ये कार्बन सीड जो होते हैं इसको माइक्रोवेव चैम्बर में रखा जाता है और सुपर हीट किया जाता है जब तक ये ग्लोइंग प्लाज्मा बॉल नहीं बन जाते। इसको कई जो है हफ्तों तक जो है क्रिस्टलाइज किया जाता है ताकि ये डायमंड बन सकें।
अब लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड प्रोसेस सेम है। नेचुरली ये प्रोसेस में कई हज़ारों साल लग सकते हैं, कई सौ या कई हज़ारों साल लग सकते हैं अर्थ के नीचे कार्बन को जो है या कोल को जो है डायमंड बनने में। लैब मेड डायमंड्स में क्या होगा कि आप उसको एक माइक्रोवेव चैम्बर में रख रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हो, सुपर हीट करते हो रादर कई हफ्तों तक, तो ऑफकोर्स वही प्रोसेस जो है वो बस जो है वो आपका फास्ट ट्रैक हो गया है, ठीक है। तो ये कट कॉस्ट को भी कट डाउन कर देगा और आपके लेबर इंटेंसिव जो है फैक्टर, जैसे कि आपको माइनिंग करनी पड़ती है डायमंड के लिए, तो है ना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कैपिटल ना आपको वेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कई हज़ारों साल तो आप वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑफ कोर्स आप कुछ हफ्तों में ही जो है वो डायमंड बना पाओगे। CVD और HPHT ये दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे प्योरेस्ट टाइप ऑफ डायमंड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है लैब ग्रोन डायमंड्स का, ये लगभग 15 से 20% हर साल ग्रो हो रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is agriculture and environment initiatives. So this topic is important both for your economy and your environment sections. So during the budget speech, Finance Minister has announced multiple schemes towards agriculture and farmers' welfare. So we are going to discuss these schemes in a very small format, just to get the outline of these schemes. So first, of course, is the very famous PM Pranam, in which the states would be incentivized to promote alternative fertilizers and to seek balanced use of chemical fertilizers. Similarly, there is another one, Bharatiya Prakratik Kheti Bio Input Resource Centers, in which about 10,000 bio input resource centers would be set up, so that microfertilizer and pesticide manufacturing network can be set up across the country. So it would be done in the next 3 years. So agriculture accelerator fund, in which innovative and affordable solutions for challenges which are faced by farmers uh, solved, and the aim is to transform our agriculture practices and to increase the productivity and profitability in the sector. The next one is of course cotton crop productivity enhancement, in which cluster based approach would be followed on a PPP basis to enhance the cotton crop and the productivity of extra long staple cotton. In the next, the Center of Excellence for Millets, Indian Institute for Millet Research, which is there in Hyderabad, would be converted into a center for excellence, so that it can share best practices, research, and technologies at the international level. The agriculture credit is set to be increased to 20 lakh crore rupees, and the focus would be on animal husbandry, dairy, and fisheries sector. The another one is Govardhan scheme, in which the 500 new uh, waste to wealth plants would be established under the scheme to promote a circular economy. So the next is what are the conservation strategies which have been announced. First, of course, is Mishti, in which the focus would be, of course, on coastal mangrove forests, and the basic aim is to indulge in afforestation of these mangrove forests, and forest mangrove plantations across India's coastline and salt pan lands would be facilitated, and the funds of Manrega, Campa, and other sources would be utilized for this scheme. And the second one is, of course, Amrit Dharohar, in which over the next 3 years, optimal use of wetlands would be envisaged, and biodiversity would be enhanced. And the focus is, of course, on importance of wetlands and their preservation. So the next topic is Eklavya Model Residential Schools. This topic is important for your social issues. Finance Minister has recently said that as many as 38,800 teachers would be hired for Eklavya Model Residential Schools, which started functioning in 1997-1998 period to impart quality education to ST children in remote areas. So these are established in states or UTs using the grants under Article 275 Clause 1 of the Constitution of India. These are co-educational residential schools providing secondary and senior secondary education. They are built on par with Navodaya Vidyalayas. They have a capacity of 480 students. CBSE curriculum is followed in these schools, and the Ministry of Tribal Affairs also established this National Education Society for Tribal Students to establish and manage these schools. So the government has a target of opening an Eklavya model residential school in every block with more than 50% ST population and at least with 20,000 tribal population.
So the next topic is Mahila Samman Savings Certificate. This topic is important for your social issues. Finance Minister has recently announced a new savings scheme called Mahila Samman Savings Certificate for women and girls in the union budget. So it will be offering deposit facility up to 2 lakh rupees for women and girls for a tenure of 2 years. It will be just a one-time scheme. Fixed interest rate of 7.5% would be paid. No tax benefits are there. Partial withdrawal is allowed, and this is just a one-time facility for 2 years. So the next topic is Upper Bhadra project. This topic is important for your economy section. So Finance Minister has recently announced a grant of 5,300 crore rupees for Upper Bhadra irrigation project. It's a major lift irrigation scheme under implementation in the central region of Karnataka, and it aims to provide sustainable irrigation facility in Kharif season and recharge the groundwater tables and provide drinking water in drought-prone taluks of Karnataka, Chikmagalur district, Chitradurga district, Tumkur district, Davangere district, and in this is a two-stage project in which the first stage entails transferring of water from Tunga river to existing Bhadra reservoir, and in the second stage from Bhadra reservoir to a tunnel near Ajampura. Okay, so this water would be transferred in this chronology. So central government also gave the national project status to this Bhadra project in 2022. What is Tungabhadra River? So it flows through the states of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Its ancient name is Pampa, and it is formed by the confluence of two rivers, Tunga River and Bhadra River. So both of these rivers originate in the eastern slopes of Western Ghats, and this Tungabhadra River flows in east. It joins the Krishna River and then drains into Bay of Bengal. Sangameshwaram temple is also located in on the confluence of Tungabhadra and Krishna river. The historic city Hampi is also located on the banks of Tungabhadra river. So the next topic is sickle cell anemia. This topic is important for your social issues. So Union Finance Minister has recently announced that central government is aiming to eliminate sickle cell anemia by 2047, which is an inherited blood disorder. It affects hemoglobin because people with this disease develop a typical hemoglobin called molecules called hemoglobin S, which can distort red blood cells into sickle or crescent shape. These sickle cells become rigid and sticky, and it can slow down or block blood flow. It is caused by a defective gene, and it can only be transferred, of course, from the mother or the father. And in the early stage there is extreme tiredness or fussiness. Then at later stage severe pain develops, or even organ damage can happen. Of course, the real cure of this disease is just bone marrow or stem cell transplantation, but of course there are now treatments which can help relieve symptoms, lessen the complications, and also prolong the life. So the next topic is fairy robot. This topic is important for your science and tech section. So university researchers from Tampere University have recently developed a dandelion seed inspired flying robot which could potentially replace pollinators. So these fairy robots would of course float in the wind, and they would be controlled by a light source like a laser beam or an LED, and researchers have used light to change the shape of this robot, and so that it can adapt to the direction of the wind and pollinate the flowers. So the next topic is cesium 137. This topic is important for your science and tech section. Recently, a cesium 137 capsule which was lost in transit during in Western Australia was discovered using detection equipment. So cesium is a soft, flexible, silvery white metal which is liquid near room temperature. It is one of the most common radioactive form of cesium 137 is the most common radioactive form of cesium, and it is produced by nuclear fission, which is of course one of the byproducts of nuclear fission. And its radioactive life is this half-life of cesium 137 is 30 years almost, which means that in 3 decades it will lose about half of its original activity. Cesium 137 can cause serious illness if it is touched. It can also lead to burns, acute radiation sickness, etc. So it also can increase the risk of cancer if it is ingested by mistake or even inhaled. So the next topic is lab grown diamonds. This topic is important for your economy section. So during the budget speech, Union Finance Minister has announced that the custom duty on carbon seeds which are used in lab grown diamond manufacturing will be reduced. So
basically the lab grown diamonds or the natural diamonds, they both follow the same method, but just the lab made diamonds are much faster. They require just a few weeks to be made into diamonds. So basically carbon seeds are placed into microwave chamber and they are super heated into a glowing plasma ball. Then they are crystallized into diamonds for in a few weeks. So you know that natural diamond is also made in such a way, okay, but it takes about hundreds or thousands of years to make them. So this is a tech-based manufacturing, so it cuts down the capital cost and labor-intensive factors like mining. You do not need to mine these diamonds anymore. So India follows the chemical vapor decomposition technique, which is the best technique to get the purest type of diamonds. And as per the Gemological Institute of America, this sector of lab-grown diamonds is growing at an rate of 15 to 20%. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.